नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कल जो होने वाली है इंडिया बांग्लादेश का जो मैच होने वाला है 19 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। आज आपको उस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल्स मिलेगा। पिच का रिपोर्ट क्या है, कौन से प्लेयर आपको सिलेक्ट करने चाहिए, कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, इस पिच में अब तक कितने मैच हुए, वो सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, ताकि आप अपना 11 प्लेयर्स जो है ड्रीम 11 में वो आप बना सको। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देर के अपना वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिच के बारे में। देखिए, चेन्नई का जो पिच है, ये चिदम्बरम जो पिच है, ये अगर आप देखोगे ये ज्यादातर माना जाता है स्पिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है। स्पिनर्स अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं इसमें स्पिनर सबसे ज्यादा हावी रहे बैट्समैन के ऊपर। इंडिया इस फील्ड में रेड सॉइल के पिच के साथ खेलेगी। एक्चुअली बात क्या है दोस्तों कि देखिए, बांग्लादेश जो है वो ब्लैक सॉइल में खेल के उनका आदत है और रेड सॉइल में उनको खेलने का उतना आदत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये ब्लैक सॉइल होता क्या है, ये रेड सॉइल पिच होता क्या है। देखिए, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। ब्लैक सॉइल पिच वो होता है जहां पे पिच बॉल जो होता है बाउंस कम होती है और बॉल स्लो आती है। प्लेयर के पास, जो बैट्समैन के पास जब बॉल जाता है तो बहुत स्लो जाता है और बॉल बाउंस रहता है, तो इसमें बैट्समैन के लिए खेलने का बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ अगर रेड सॉइल की बात करें तो रेड सॉइल में क्या होता है कि पिच थोड़ी हार्ड होती है और स्पिनर के लीजिए या फिर फास्ट बॉलर के लीजिए, उनको टर्न भी मिलता है और बॉल बाउंस भी होता है। और इसी तरह एडवांटेज बैट्समैन के लिए भी एडवांटेज यहाँ पे है कि बॉल उनको कैरी करने का मौका मिलता है। बॉल इतना स्लो नहीं होता है, तो फिर बॉल क्या होता है कि बैट्समैन के पास जाता है और बैट्समैन भी वो अच्छी तरह से उस बॉल को खेल सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बॉलर है जो बाउंसर फेंक रहा है, तो बैट्समैन भी उसको हुक मार के वो सिक्स मार सकता है। लेकिन उसी जगह अगर आप ब्लैक सॉइल की बात करो तो बॉल क्या होता है, कुछ समय के लिए रुक जाता है, रुक के फिर बैट्समैन के पास जाता है। तो फिर ऐसे में क्या होता है, बैट्समैन को समझ नहीं आता है कि कैसे खेले और कैसे ना खेले, तो इसमें बहुत बड़ा दिक्कत होता है। इसीलिए जो बांग्लादेश टीम आ रही है उनके लिए रेड सॉइल का पिच तैयार किया गया है। अब एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, रेड सॉइल का पिच क्या होता है, टाइम के साथ, जैसे मान लीजिए आज दोपहर, अभी आप सुबह को खेल रहे हो, आधे दिन के बाद अगर पिच टूटने लगती है, मतलब पिच क्रैक होने लगती है, और जैसे पिच क्रैक होगा तो यहाँ पे काम शुरू होगा स्पिनर्स का। रेड सॉइल का पिच का ये एक दिक्कत है कि अगर पिच आधे दिन के बाद जब पिच क्रैक हो जाएगा तो मान लीजिए कि यहाँ पे स्पिनर्स का बहुत बड़ा डोमिनेंस रहने वाला है। तो जैसे कि अब जब मैंने बताया कि ये रेड सॉइल वाला पिच है, इंडिया टीम खेलने वाली है, तो हो सकता है एक दिन या 2 दिन बाद यहाँ पे आप देखोगे स्पिनर्स खेलते हुए देखेंगे। तो पिच ये इस हिसाब से आप पिच के ध्यान पे रखते हुए आप अपना टीम बनाइएगा। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्पिनर्स फिर भी डोमिनेंस करते हैं। स्पिनर्स का ही ज्यादातर दबदबा रहा है इस पिच पे, चाहे वो रेड सॉइल हो चाहे वो ब्लैक सॉइल हो, स्पिनर्स का ही ज्यादातर दबदबा रहा है इस पिच पे। एक और बात यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया खेलने आई है तो इंडिया ने अपने हिसाब से पिच बनाया है। लेकिन देखिए, हर कोई कंट्री जो भी उसके देश में खेलने जाता है, हर कोई कंट्री अपने हिसाब से पिच बनाता है। ये कोई नई बात नहीं है। मान लीजिए इंडिया आज बांग्लादेश खेलने जाती तो बांग्लादेश के अपने हिसाब से पिच बनाता, वो अपने बेनिफिट्स के हिसाब से पिच बनाता है ताकि इंडिया को हरा सके। तो हर कंट्री अपने हिसाब से पिच बनाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये एडवांटेज हर प्लेयर्स, हर टीम के पास है, हर कंट्री के पास है। जैसे कि आप सबको पता है कि हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को भी हरा के आया है। अब देखिए, पाकिस्तान के बारे में क्या ही कहना, उन्होंने जो पिच बनाया उसमें वो खुद ही डूब के मर गए। तो पाकिस्तान के साथ इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन तो होता नहीं है, और ना खेल में होता है, ना किसी भी चीज में उनके साथ तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जो भी फील्ड उन्होंने बनाया उसी में वो खुद ही डूब के मर गए, और बांग्लादेश ने उनको व्हाइट वॉश दे दिया है। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के घर में उनको जाके हराया है। अब इसी वजह से बांग्लादेश के पास कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा है। वो ये भी सोच रहे हैं कि इंडिया में आके इंडिया को भी हरा सकते हैं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस हाई है, आप सोच रहे हो कि हरा लोगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस हाई होनी ही चाहिए, और हर टीम का भी होगा। कोई भी छोटी टीम अगर इतनी बड़ी टीम को उनके घर पे हरा ले तो हर टीम का कॉन्फिडेंस हाई होगा ही। मैंने पिच के ऊपर एक और वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी जाके आप देख लीजिएगा, मैं ऊपर में लिंक दे दूंगा। वहां पे भी कई सारे पिच के बारे में मैंने कई सारे बातें बताई है, उस वीडियो को भी आप जाके देख लीजिएगा। कल ही बांग्लादेश के कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके जो कोच है चंडिका हेतिरुसिंगा, उन्होंने कहा है कि उनको पिच के बारे में अभी ज्यादा कुछ पता नहीं है। वो पिच के ट्राई करेंगे पिच के साथ एडॉप्ट करने की, और पिच को देख के ही पता चलेगा कि उनको फास्ट बॉलर को खिलाना है या स्पिनर को खिलाना है। अब बात कर लेते हैं टॉस के बारे में। देखिए, टॉस जो भी जीतेगा मुझे लगता है वही फास्ट बैटिंग करेगी, क्योंकि पिच हार्ड रहेगा, और जो भी टीम फास्ट बैटिंग करेगा उनका यही कोशिश रहेगा कि पहले शुरुआत के 3-4 घंटे में वो अच्छा खासा रन बना ले, क्योंकि बाद में आधे दिन के बाद जब पिच स्लो हो जाएगा और पिच क्रैक होने लगेगा तो उनको स्पिनर्स आएंगे वहां पे, तो वहां पे रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बैट्समैन के लिए खेलना भी बहुत मुश्किल होने वाला है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी मुझे लगता है पहले बैटिंग करने का सोचेगी। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि इस पिच में कितने मैच खेले गए। तो इस पिच में देखिए, अब तक 36 मैच खेले गए, जिनमें से जिन्होंने पहला बैटिंग किया है उन्होंने 13 मैच जीता है, और जिन्होंने पहला फील्डिंग किया है उन्होंने 10 मैच जीता है।
तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है बैटिंग जो है, जिन्होंने पहला बैटिंग किया उन्होंने डोमिनेंस ज्यादा दिखाया है। तो उस हिसाब से जैसे मैंने आपको कहा है कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उस चीज का भी आप ध्यान पे रखना। मैं ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा। मैं रिसेंटली का जो मैच हुआ है इंडिया के साथ 2021 में इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज जो हुआ था उसकी बात करूंगा, तो उस हिसाब से आप अपना आइडिया लगा सकते हो। देखिए इंडिया और इंग्लैंड में 2021 को मैच हुआ था 5 फरवरी 2021 को, और पिच इंडिया ने अपने हिसाब से तैयार किया था। इस बात को आप याद रखना, रेड सॉइल का पिच था, इस बात को आप गौर करना, रेड सॉइल का पिच था। 5 फरवरी का मैच हुआ था, इंग्लैंड ने पहला बैटिंग किया है, 578 बनाया पहले इनिंग्स में और दूसरे इनिंग्स में 178। इंडिया ने बैटिंग करके फर्स्ट इनिंग्स में 337 बनाया और दूसरे इनिंग्स में 192। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया हार चुकी थी ये मैच। रेड सॉइल का पिच था फिर भी इंडिया हार गया। बात करें अगर पेसर की कितने विकेट लिए, तो पेसर ने देखिए 5 विकेट लिया है, फिर 4 विकेट लिया है, फिर 2 विकेट, फिर 5 विकेट। यहाँ एक और चीज आपको गौर करने की बात है स्पिनर्स का। रेड सॉइल का पिच है लेकिन स्पिनर्स ने कितने विकेट लिए, 5 विकेट, 6 विकेट, 8 विकेट, 4 विकेट। मतलब रेड सॉइल होते हुए भी स्पिनर्स का डोमिनेंस ज्यादा रहा है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, शुरुआत से ही कह रहा हूं कि रेड सॉइल हो या ब्लैक सॉइल, ये पिच ज्यादातर स्पिनर्स के लिए डोमिनेंस रहा है। आज तक जितने भी मैच हुए इस पिच में 8 विकेट स्पिनर्स ने लिए, 2 विकेट हो सकता है जो फर्स्ट बॉलर ने लिए। अब ये तो था पहला मैच। अब बात करते हैं दूसरी मैच का। दूसरा मैच 13 फरवरी 2021 को खेला गया था। इसमें पिच क्या हुआ, रेड सॉइल का ही पिच था लेकिन क्या ऊपर का लेयर जो था ना वो ब्लैक सॉइल का बना दिया गया था। नीचे का जो था, नीचे का पिच था रेड सॉइल, लेकिन ऊपर का जो पिच था उसको ब्लैक सॉइल बना दिया गया था। तो आप मान के चल सकते हो ये ब्लैक सॉइल का पिच था। अब इसमें क्या हुआ, इंडिया ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बैटिंग किया 329, फिर सेकेंड इनिंग्स में इंडिया ने बनाया 286, ठीक है, और इंग्लैंड ने यहाँ पे बनाया 134 और सेकेंड इनिंग्स में 164। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इंग्लैंड हार चुका था इंडिया से। अब बात करते हैं कि विकेट्स किसने कितने लिए, तो देखोगे पेसर जो है, जो इन्होंने पेस बॉलिंग किया उन्होंने 3 विकेट्स। अगर आप देखोगे टोटल 7 विकेट पेसर्स ने लिए, और स्पिनर्स की बात करें तो 7 विकेट, 8 विकेट, 10 विकेट। मतलब ब्लैक सॉइल का पिच होते हुए भी यहाँ पे भी स्पिनर्स का डोमिनेंस रहा है। तो इस चीज के आपको एक चीज आइडिया लग गया होगा कि ब्लैक सॉइल हो चाहे रेड सॉइल हो, स्पिनर्स का डोमिनेंस हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा इस पिच पे। ये भी आप देख लीजिए कि इस पिच में कौन से इंडियन प्लेयर्स ने कितना अच्छा मैच किया है, उस हिसाब से आप अपना टीम भी बनाने के लिए आपको मदद मिल जाएगा। विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली ने 4 मैच खेला है 6 इनिंग्स में, 2013 से लेकर 2021 तक। विराट कोहली ने 267 रन बनाया और उनका हाईएस्ट था 107 रन। तो ये था विराट कोहली का हाईएस्ट। दूसरा अगर बात करूं मैं रोहित शर्मा का, रोहित शर्मा ने 2 ही मैच खेला है, वो 2021 को वो पहला मैच खेला था रोहित शर्मा ने, उसका पहला मैच वही था। उससे पहले रोहित शर्मा ने यहाँ पे इस फील्ड पे टेस्ट मैच नहीं खेला था। 2 टेस्ट मैच खेला है, 4 इनिंग्स था, 2021 था। उसका रन बनाया था 205 रन और बेस्ट था 161। इसका मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा जो है वो बेस्ट था 2021 में, और अब 2024 है, तो हो सकता है रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेल जाए। उनको पता है कि इस पिच पे कैसे खेलना है। तीसरा प्लेयर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की भी बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत ने 2021 को इंग्लैंड के साथ यहाँ पे मैच खेला था। इस पिच पे ऋषभ पंत का भी पहला मैच था। 2 मैच खेला है 4 इनिंग्स में, हाईएस्ट स्कोर था 91 और टोटल स्कोर 168। तो ऋषभ पंत भी हो सकता है अच्छा खेल जाए इस पिच पे, क्योंकि उनको पता है। और सबसे बड़ा एक और चीज आपको याद रखना है, ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ था तब से ये पहली बार है जो इंटरनेशनल में ये फर्स्ट अभी टेस्ट खेल रहे हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान पे रखिएगा। लेकिन ये भी बात सच है कि हाल ही में जो दिलीप ट्रॉफी हुआ था, ऋषभ पंत ने 50 रन मारा था। इतने लॉन्ग गैप के बाद दिलीप ट्रॉफी में आके 50 रन मारना बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी प्लेयर इतना नहीं मार सकता है। ये कोई T20 नहीं है, ना ही वनडे, ये टेस्ट मैच है और टेस्ट मैच में खेलना बहुत मुश्किल होता है। अब बात कर लेते हैं अश्विन की। तो देखिए अश्विन के जो है वो उनका होम ग्राउंड है और वो बहुत बड़े प्लेयर भी है, और इस पिच के लिए वो मतलब उनको तो आपको रखना ही चाहिए आपके टीम में। वो रीढ़ की हड्डी है। पहले हम उनके रिकॉर्ड्स की देख लेते हैं। 2013 से लेकर 2021 तक जो उन्होंने खेला है, बैटिंग में उन्होंने 106 रन उनका बेस्ट था। बॉलिंग में उन्होंने 4 मैच में 8 इनिंग्स खेला है। विकेट्स लिया है 23 विकेट्स लिया है। रोहित शर्मा ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि उनको वो शुक्रगुजार है कि उनके पास अश्विन जैसे प्लेयर्स है। तो ये आपकी टीम में होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच कितने मैच खेले गए। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच अब तक 15 मैच हुए, जिनमें से 13 मैच इंडिया ने जीते और 2 मैच ड्रॉ हुआ था। तो अब तक बांग्लादेश इंडिया को हरा नहीं पाया टेस्ट सीरीज में या टेस्ट मैच में। और एक और चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश जो है वो पहली बार इस पिच पे खेल रही है। इससे पहले बांग्लादेश यहाँ पे वनडे खेल चुकी है, T20 खेल चुकी है, लेकिन जो टेस्ट मैच है वो आज तक बांग्लादेश इस पिच पे नहीं खेला है। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश को इस पिच पे अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उनके लिए पिच नया है तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा अडॉप्ट करने में। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया के प्लेइंग 11 कौन होंगे और बांग्लादेश के प्लेइंग 11 कौन होगा और किस हिसाब से आपको अपने टीम को सिलेक्ट करना चाहिए।
तो सबसे पहले मैं इंडिया की बात कर लेता हूँ। इंडिया के टीम को देख लेते हैं कि कौन से प्लेइंग 11 है। वैसे मैं अपने आइडिया से बता रहा हूँ। देखिए 11 प्लेयर जो है वो जब टॉस होगा उसी के बाद, जो टॉस के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा 11 प्लेयर्स भारत उतर रही है अपने फील्ड में और बांग्लादेश कौन सा 11 प्लेयर्स उतर रही है। लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा प्लेयर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इंडिया की टीम में सबसे पहले रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। ये 11 प्लेयर्स हो सकते हैं आपको खेलते हुए दिखेंगे। दूसरे जो 5 प्लेयर्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं, अक्षर पटेल, आकाशदीप, यश दयाल, ध्रुव जुरेल और सरफराज खान। तो देखिए यहाँ पे मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ चेंजेस होने वाला है। हो सकता है कि आपको अक्षर पटेल जो है उनके साथ कुछ चेंजेस हो सकता है। बाकी जो 4 प्लेयर्स है मुझे नहीं लगता उनको चांसेस मिलने वाला है। इंडिया की टीम अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि इंडिया अभी 3 स्पिनर्स को लेके उतरे फील्ड में या 2 स्पिनर्स को लेके सॉरी, हाँ ठीक है, 2 स्पिनर्स को लेके। क्योंकि देखिए यहाँ एक चीज रोहित शर्मा ने कहा है कि अगर रोहित शर्मा को लगा कि पिच टाइम के साथ जो फास्ट बॉलर है उनको पुराने बॉल से स्विंग भी मिल रहा है और विकेट भी ले सकते, तो इंडियन टीम 3 फर्स्ट बॉलर के साथ उतरेगी। और अगर रोहित शर्मा को ऐसा लगा कि नहीं, फर्स्ट बॉलर उतना डोमिनेंस नहीं कर सकते, पुराने बॉल से स्पिनर्स ज्यादा डोमिनेंस करेंगे, तो रोहित शर्मा 3 स्पिनर्स के साथ उतरेगी। तो ऐसे में ये चेंजेस यहाँ पे हो सकता है। फिर हो सकता है आपको 3 फर्स्ट बॉलर मिलेंगे और 2 स्पिनर मिलेगा। और अगर ऐसा रहा कि स्पिनर ज्यादा डोमिनेंस करेंगे तो 3 स्पिनर्स रहेंगे और 2 फर्स्ट बॉलर रहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर कैसा है। देखिए रोहित शर्मा जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर्स है, उनको आप अपने टीम पे रख सकते हो। और जैसे मैंने पहले बताया 2021 में उनका अच्छा रिकॉर्ड्स था, तो हो सकता है अभी वो अच्छा खेले और एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो मुझे लगता है वो आपकी टीम पे होना चाहिए। दूसरा है यशस्वी जायसवाल। देखिए यशस्वी जायसवाल जो है वो भी बहुत पीक पे, वो भी अभी फॉर्म पे चल रहे हैं और मुझे लगता है ये तो होना ही चाहिए इनके, यशस्वी जायसवाल आपकी टीम पे होना ही चाहिए। क्योंकि यशस्वी एक राइटी कॉम्बिनेशन होगा, लाइटी और लेफ्टी कॉम्बिनेशन होगा ओपनिंग में। जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने आएंगे, दोनों में कॉम्बिनेशन होगा और बांग्लादेश के लिए थोड़ा मुश्किल होगा बॉलिंग करने में। तो ये भी आपके यशस्वी जायसवाल जो है वो भी आपके टीम में मुझे लगता है होना चाहिए। और एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ यशस्वी जायसवाल के बारे में। यशस्वी जायसवाल का ये पहला मैच है इस फील्ड पे, उससे पहले इन्होंने खेला नहीं है इस पिच पे, तो उनके लिए भी ये पिच नया है। इस बात को भी आपको ध्यान पे रखना है। तो बात कर लेते हैं शुभमन गिल के बारे में। तो देखिए शुभमन गिल जो है मुझे नहीं लगता उतना कुछ कर पाएंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। इसकी जगह अगर मैं बात करूं तो मैं केएल राहुल को ले लूंगा या फिर ऋषभ पंत को ले लूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता शुभमन गिल उतना कुछ कर पाएंगे। अब बात करते हैं विराट कोहली की। तो विराट कोहली का तो आपको मैंने बताया ही है, वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। विराट कोहली को तो आपको लेना ही लेना है, उसमें कोई चांसेस ही नहीं है। उनका रिकॉर्ड्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात आती है केएल राहुल। देखिए केएल राहुल भी एक बहुत अच्छे प्लेयर्स है और काफी लंबे समय से ये फॉर्म पे भी चल रहे हैं, तो हो सकता है वो अच्छे खेलेंगे। और रोहित शर्मा ने कहा है कि केएल राहुल जो है 4-5वें नंबर पर वो एक बेस्ट प्लेयर है, क्योंकि वो एक टीम को आगे लेके जाएंगे। शुरुआत के 8-10 ओवर या 15-20 ओवर में इंडिया के 3-4 विकेट गिर जाते हैं, तो ऐसे में केएल राहुल का बहुत बड़ा डोमिनेंस रहेगा। और केएल राहुल ऐसे में जो 4-5वें नंबर पर आते हैं, तो उनके ऊपर सारा दारोमदार रहेगा कि कैसे स्कोर को आगे बढ़ाए और कैसे टीम को आगे लेके जाए। तो ये इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा सिलेक्शन है केएल राहुल का 4-5वें नंबर पे उतारना। अब बात कर लेते हैं ऋषभ पंत। देखिए ऋषभ पंत के मुझे इतना ज्यादा भरोसा नहीं होता है। ऋषभ पंत ये एक तरफ से आप मान के चलो ये मैक्सवेल की तरह प्लेयर्स है। अगर चल गए तो फिर बांग्लादेश को पता चलेगा कि मैच क्या होता है। फिर स्कोर बोर्ड आप देखोगे, फिर चौके और छक्के देखोगे, और अगर वो नहीं चले तो फिर आउट होके चले जाएंगे। क्योंकि अगर आप उनका खेलने का पैटर्न देखोगे, वो हर टाइम एक ही तरीके पैटर्न से आउट हो जाते हैं। उनका ऐसा नहीं है कि वो कुछ नए तरीके से खेलेंगे या आउट भी उनका नए तरीके से होंगे। वो आते हैं अपने मजे में खेलते, गेम को एंजॉय करते, आउट होते तो आउट होते, मतलब वो अपने मजे में खेल के वो निकल जाते हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत का उतना डोमिनेंस रहने वाला है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि जब आप प्रेशर में रहते हो, अगर ऊपर के 3-4 विकेट निकल गए, तो आपको ये समझना पड़ता है कि मुझे अभी पिच में टिक के रहना है, मुझे अभी मुझे अपना विकेट्स नहीं गंवाना है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत इतना कुछ सोचते हैं, क्योंकि वो आते हैं अपना गेम खेलते हैं और चले जाते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना ऋषभ पंत जो है रिस्की भी है और रिवॉर्ड भी है, दोनों है। अगर टिक गए तो फिर बढ़िया है, अगर नहीं टिके तो फिर वो आउट हो जाएंगे। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब आर अश्विन की बात कर लेते हैं। आर अश्विन का तो मतलब मैंने आपको कहा है कि वो तो आपको लेना ही लेना है। एक और रिकॉर्ड में आपको आर अश्विन का बता देता हूँ। अगर इस बार बांग्लादेश के साथ आर अश्विन 9 विकेट ले लेते हैं, तो वो पहले बॉलर हो जाएंगे जो जाहिर खान को क्रॉस कर देंगे। क्योंकि जाहिर खान ने अब तक जो बांग्लादेश के खिलाफ 31
विकेट लिया हुआ है और अश्विन ने अब तक 23 विकेट लिया है। तो अगर वो 9 विकेट ले लेते तो जाहिर खान को क्रॉस कर लेंगे। वो पहले व्यक्ति हो जाएंगे जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ इतना विकेट्स लिया है, वो हाईएस्ट विकेट टेकर हो जाएंगे। और दूसरी एक और बात है, अगर 14 विकेट ले लेते इस टेस्ट सीरीज में, 2 टेस्ट सीरीज में 14 विकेट ले लेते तो वर्ल्ड के जो WTC जो वर्ल्ड कप है, अब तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए WTC के, वो पहले व्यक्ति होंगे नंबर 1 पे जिन्होंने इतना विकेट्स लिया है। अगर 14 विकेट्स और ले लेते हैं तो अश्विन आपकी टीम पे होना ही चाहिए। और ये उनका होम ग्राउंड भी है, उनको पता है कि कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है। अब बात कर लेते हैं जडेजा के। देखिए जडेजा भी एक बहुत बड़े प्लेयर्स है और जडेजा जैसे अश्विन देखिए ऑलराउंडर्स है, उसी तरह जडेजा भी ऑलराउंडर्स है। तो जडेजा भी मुझे लगता है आपकी टीम में बिल्कुल होना चाहिए। ये दोनों प्लेयर जो है ये बांग्लादेश को धूल चटा सकते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स की भी बात कर लेते हैं कि ये रिकॉर्ड्स कौन से रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे अगर जडेजा अगर यहाँ पे विकेट्स लेते हैं। सर जडेजा आपको पता ही होगा, धोनी ने सर के उनको पुकारा था, तब से उनका नाम सर जडेजा पड़ गया। अगर 6 विकेट जडेजा और ले लेते तो ये 300 विकेट लेने वाले तीसरे नंबर पर हो जाएंगे। उससे पहले कपिल देव ने ये कारनामा करके दिखाया था, फिर अश्विन ने भी ये कारनामा करके दिखाया था। तो अगर 6 विकेट और ले लेते हैं तीसरे नंबर पर हो जाएंगे। जिन्होंने 3000 रन करके 300 विकेट लिया है उनमें से अगर आप देखोगे कपिल देव और अश्विन है, तो जडेजा जो है उनका 3000 रन तो हो ही चुके, उससे ऊपर ही है। और अगर वो 6 विकेट और ले लेते तो वो भी तीसरे नंबर पर आ जाएंगे कपिल देव और अश्विन के बाद। और जडेजा इंडिया के 3rd प्लेयर ऐसे हो जाएंगे जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया होगा। कुलदीप यादव की अगर मैं बात करूं, कुलदीप यादव भी बहुत अच्छे प्लेयर्स है, बॉलिंग भी बहुत अच्छे करते हैं और जब भी आते हैं विकेट लेके देते हैं। रोहित शर्मा के मतलब मान के चले अब तक जितने भी मैच मैंने देखे हैं कुलदीप यादव के, वनडे के लीजिए वनडे के लीजिए या T20 के लीजिए, तो कुलदीप यादव को जब रोहित शर्मा ने लाया है, अब डिपेंड यह करता है कि रोहित शर्मा 3 प्लेयर्स के साथ उतरेंगे, 3 स्पिनर्स के साथ उतरेंगे या 3 फास्ट बॉलर के साथ उतरेंगे, ये डिपेंड करता है पिच के ऊपर। अब बात करते हैं मोहम्मद सिराज तो आपको लेना ही है, फास्ट बॉलर वो आपको लेना ही है, वो एकदम फॉर्म पे चल रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर्स है, बॉलिंग करते तो विकेट्स लेके ही देते, तो मोहम्मद सिराज को भी आपको लेना है। अब बात कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह जो है उनके बारे में तो क्या ही कहना, वो तो ऑप्शन ही नहीं है कि आप उनको ड्रॉप कर सको। तो अगर मैं इन 11 में से अगर मुझे अपना कोई पिक्स करना हो, अगर मुझे अपना प्लेयर मुझे सिलेक्ट करना हो, तो मैं मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, ये 7 प्लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा। क्योंकि मुझे दोनों टीम से मिला के मुझे 11 प्लेयर्स बनाने हैं, तो मुझे लगता है ये 7 प्लेयर्स को मैं सिलेक्ट करूंगा। और अगर रोहित शर्मा का ऑप्शन ना हो तो मैं ऋषभ पंत के साथ एक रिस्क ले सकता हूं या फिर KL राहुल के साथ। बाकी मुझे शुभमन गिल मुझे उतना इंटरेस्ट पे नहीं है, ठीक है। और कुलदीप यादव मुझे नहीं लगता मैं उसमें ज्यादा जाऊंगा उसके ऊपर। तो ये तो था इंडिया के टीम 11। अब बात कर ले बांग्लादेश के टीम 11 कौन से होने वाले, ये भी हम देख लेते हैं। बांग्लादेश में प्लेइंग 11 जो पॉसिबिलिटीज है, शांतो जो कैप्टन है, फिर जाकिर हुसैन, सद्दाम इस्लाम, मोमिनुल हक, फिर मुशफिकुर रहमान, शकीबुल हसन, लिटन दास, तेजुल इस्लाम, मेहदी हसन और तकशीन अहमद और हसन महमूद, ये 11 प्लेयर्स बांग्लादेश की तरफ से खेल सकते हैं। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो मुझे 6 प्लेयर्स ऐसे नजर आते हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप जब ड्रीम 11 में अपना टीम बनाओगे तो ये 6 प्लेयर्स को आपको अपने टीम पे रखना चाहिए। पहला है लिटन दास, शकीबुल हसन, मुशफिकुर रहमान, तस्किन अहमद और मेहदी हसन और तेजुल इस्लाम। ये 6 प्लेयर्स मुझे लगता है कि अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में इन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा खेला था। इन 6 में से आप किसी 4 प्लेयर्स को उठा सकते हो। यहाँ पे स्पिनर्स भी है, फास्ट बॉलर भी है, शकीबुल हसन जैसे बहुत इतने अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, उनको तो आपको लेना ही लेना है। शांतो कैप्टन है, लेकिन मुझे नहीं लगता उतना कुछ कर पाएंगे। जाकिर खान वो भी मुझे उतना कुछ नहीं लगते कर पाएंगे। मुशफिकुर रहमान जो है उनको आपको लेना ही चाहिए। लिटन दास जो है वो भी आपके टीम पे होना चाहिए। मोमिनुल हक ये भी आपकी टीम पे होना चाहिए। तो 4-5 प्लेयर है, इनमें से आप किसी को भी ले सकते हो। तो अब तक मैंने दोस्तों जो भी आपको रिकॉर्ड्स बताया वो सारे रिकॉर्ड्स आपको मैंने बता दिए। पिच का कंडीशन क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अब तक मैंने जो भी बताया वो आपको पूरा रिकॉर्ड्स बता दिया है। पिच के बारे में भी मैंने सारा रिकॉर्ड्स बता दिया है। इंडिया के भी मैंने सारा रिकॉर्ड्स बता दिया है। बांग्लादेश में कौन से प्लेयर्स आपको लेने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप अपने हिसाब से उस हिसाब से आप अपना टीम बना सकते हो। तो चलिए कल से मैच शुरू होने वाला है, देखते कि कौन जीतता है, कौन कैसे क्या करता है। आपने किस तरह से अपना टीम बनाया वो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट टाइम से जो भी मैच होगा, जो नेक्स्ट मैच होने वाला है कानपुर में, उसके बारे में मैं आपको सारा डिटेल्स इसी तरह बताऊंगा, ताकि आपका जो विन रेशियो है वो बढ़ जाए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।